all are doing good, and on behalf of Dr. Bila Clinical Laboratory, I welcome you all to today's Doc Talk that is on the topic heart disease prevention. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. And to talk upon this topic today, we have one of the most prominent and promising senior cardiologists with us, who is Dr. Ruchi Gupta. We welcome you, ma'am. So before starting off with the session, I would like to tell all our viewers that you can drop down your queries and Ruchi ma'am will be pleased to answer them all after the live session. So now I'll be starting off with the pool of questions that I have with me for Ruchi ma'am. I'll clear all my queries today. So the first question that I want to ask Ruchi ma'am is that what is meant by the term preventive cardiology, and what are its benefits in a life of a common layman? Preventive cardiology is one of the branches of cardiology actually, and prevention का मतलब होता है किसी डिजीज को होने से पहले चेक करना, मतलब उसको ना होने देना या उस डिजीज को ज्यादा बढ़ने नहीं देना. So when we talk of preventive cardiology, it actually has three parts. Either it is primordial prevention, or it is primary prevention, or it is secondary prevention. So when we talk of primordial prevention, उसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको अभी तक रिस्क फैक्टर्स भी डेवलप नहीं हुए हार्ट डिजीज के. कॉमनली रिस्क फैक्टर्स होते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, ओबेसिटी. तो जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है, उनको भी अगर हम टारगेट करते हैं ये बताने में या ये समझाने में कि व्हाट ऑल एक्शंस ऑफ देयर्स विल हेल्प देम नॉट डेवलप हार्ट डिजीज, उसको हम प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में गिनते हैं. प्रिवेंटिव प्राइमरी प्रिवेंशन इज व्हेन वी हैव द रिस्क फैक्टर्स बट वी स्टिल नॉट हैव कार्डियक डिजीज. जैसे हमें ब्लड प्रेशर है लेकिन हमें हार्ट अटैक अभी नहीं आया है, हम डायबिटिक हैं, हमारे को रिस्क 5 गुना ज्यादा है लेकिन अभी तक हमें कोई भी कार्डियक इवेंट नहीं हुआ है. हम स्मोकर हैं विच इज अ डायरेक्ट रिस्क फैक्टर टू हार्ट डिजीज, बट थैंकफुली वी आर सेफ. सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या ओबेसिटी है, सो ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स बट वी डोंट हैव हार्ट डिजीज. तो इस पॉपुलेशन को अगर हम टारगेट करके हेल्प करते हैं, दैट इज प्रिवेंटिव प्राइमरी प्रिवेंशन. एंड व्हेन वी टारगेट द पॉपुलेशन विच ऑलरेडी हैज सफर्ड हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आ चुका है, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, हार्ट कमजोर हो गया, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, या हमको हार्ट फेलियर ऑलरेडी हो चुका है हमको, तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं ताकि उनकी डिजीज उनको फर्दर एक्सटेंड नहीं करे या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं. तो डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट एज ग्रुप्स में, या आप ये कह लीजिए कि डिफरेंट पॉपुलेशन में इसका अलग अलग रोल हो गया. So anytime it is going to help us either not get the cardiac disease or else to delay the progress of existing cardiac disease in a person. So that is what is meant by prevention in cardiology. एक कॉमन लेमैन की लाइफ में इसके कोई भी कार्डियक डिजीज का प्रिवेंशन करने से बेनिफिट क्या है? कोई भी कॉमन लेमैन की लाइफ में इस डिजीज प्रिवेंशन का जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्रिवेंशन का मतलब ही ये है कि हम उस डिजीज को आगे प्रोग्रेस होने से रोकें. जैसे प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन मैं बता रही हूँ आपको, तो उसको रिस्क फैक्टर नहीं है. सो दोज पीपल, दैट पॉपुलेशन विच डज नॉट हैव एनी रिस्क फैक्टर, अगर उनको हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में बता रहे हैं कि ओके यू शुड गेट इट चेक, बाई चांस आपका ये प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली हैंडल करना है, तो वी डिले द मतलब कि हमें कार्डियक बीमारी आए, इस चीज को हम डिले कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी है तो उसकी प्रोग्रेस को डिले कर सकते हैं. सो दिस वे हेल्प्स द लेमैन. एज यू ऑल माइट हैव हर्ड कि एक कुछ एज के बाद आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कोई भी कार्डियक डिजीज को फाइट करने के लिए या ऐसा कुछ. तो आई वांट टू नो कि क्या एग्जैक्टली क्या एज होती है जिसके बाद आपको ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए सो दैट कोई भी कार्डियक डिजीज फ्यूचर में ना हो सके. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. सो नॉर्मली क्या रहता है कि हम जो भी गाइडलाइंस हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं,
हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि 30 इयर्स के बाद मेल्स में या 35 इयर्स के बाद फीमेल्स में दे शुड गेट अ हेल्थ चेकअप डन. दे शुड मतलब बी स्टार्ट गेटिंग विजिलेंट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिजीज. लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो दैट इज द एज तो जब हमको लगता है कि अब हो सकता है. लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि और यंग पेशेंट्स में और जल्दी एज में ब्लड प्रेशर भी आता है, हार्ट अटैक भी आता है. तो व्हाई नॉट बिगिन अर्ली? व्हाई वेट कि हम 30 साल के होने के बाद ही अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे? अगर हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो हम जल्दी करा सकते हैं. या हम अपने बच्चों को एट द एज ऑफ 16-18 वी कैन स्टार्ट गाइडिंग देम कि ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं. तो वी हैव टू टेक ऑल द मेजर्स सो दैट दे डू नॉट डेवलप इन देम एट एन अर्ली एज. इनफैक्ट स्टडीज आर विच से कि हम जो अर्ली चाइल्डहुड में, बिकॉज बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, तो हम उनके फैट इनटेक को चेक नहीं करते कि ठीक है बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं, पतले हो ही जाते हैं, सो लेट देम ईट लॉट ऑफ बटर, घी, एवरीथिंग. So there are studies which say कि cholesterol deposition can occur as early as 2 years of age. तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स के साथ साथ हमको छोटे बच्चों को भी ये सिखाना है कि which diet is unhealthy for them. Not wait till they are 30 years of age to get them checked. फिर उनको बताएं कि अब आपकी बॉडी में ये गलत हो गया, उसको आप करेक्ट करो. That can become a part of a healthy teaching which can come very early in life, as early as maybe the children go to school and learn about this. इसलिए मेरे हिसाब से जल्दी एज ग्रुप में शुरू करें. बट जो हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो जल्दी कराना है, और नहीं तो आप 30 इयर्स के बाद अपने टेस्ट कराते हैं या 35 इयर्स के बाद फीमेल्स में कराते हैं. मैम ये जो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हम लोग सभी कोई कराता है, इज इट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक प्रिवेंटिव चेकअप? देखो, प्रिवेंटिव चेकअप में हमने अभी बात की है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं. तो अब जब हमको चेकअप कराना है ये देखने के लिए कि हम एट रिस्क तो नहीं है, दैट मीन्स हमें एक डॉक्टर को भी मिलना है. डॉक्टर क्या देख सकता है? डॉक्टर ये चेक कर सकता है कि हमारा वेट ज्यादा तो नहीं है, हमसे हिस्ट्री पूछ सकता है, हम स्मोकर तो नहीं है, हम ज्यादा अल्कोहल तो नहीं लेते, हमारा डाइट पैटर्न समझ सकता है. लेकिन डॉक्टर बिना टेस्ट के ये नहीं बता सकता कि हमारा हार्ट ऑलरेडी वीक हो गया है या नहीं, या हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं या नहीं, या हमारे शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं या नहीं. So a health checkup will get us both the things. We need to see a doctor as well as we need few tests to see whether we have developed few risk factors or not. तो मेरे हिसाब से वो ब्लड टेस्ट, वो अदर टेस्ट लाइक ECG, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी एंड ट्रेडमिल टेस्ट, apart from blood tests like lipid profile, kidney function test, liver function test, ये सब होना जरूरी है अर्ली डिटेक्शन के लिए. तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. आपको एक जनरल फिजिशियन को भी दिखाना है ताकि कुछ भी हो, ब्लड प्रेशर साइलेंटली बढ़ता है, उसके सिम्टम्स नहीं आते. इवन आई कैन बी हाइपरटेंसिव, यू कैन बी हाइपरटेंसिव. सो अनलेस यू गेट इट चेक्ड एंड नॉट वेट टिल यू हैव सम प्रॉब्लम, तभी वो पहले डिटेक्ट होगा और आप उसके साइड इफेक्ट से बचोगे. मैम तो क्या ये रेगुलरली करवाना चाहिए, लाइक हर बार जब हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं तो हम ये जो टेस्ट करवाएं, या फिर देयर शुड बी अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिसके बाद हम ये करवाएं? लाइक फर्स्ट टाइम हमने नॉर्मल हेल्थ चेकअप करवाया जिसमें हमने ये चीज करवाई, फिर कुछ टाइम पीरियड ले, कुछ गैप ले, फिर से ये वाले टेस्ट कराए, या फिर हर एक रेगुलर चेकअप में हमें ये टेस्ट कराना चाहिए? आइडियली जो चेकअप्स होते हैं वो 1 to 1.5 इयर्स के बाद रिपीट कराने चाहिए. अगर नॉर्मल है तो यू टेक योर टाइम, दैट इज 1 to 1.5 इयर्स. लेकिन अगर किसी टेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताई, लाइफस्टाइल चेंजेस बताए और टैबलेट शुरू किया. सो देन दे विल डेफिनेटली टेल यू टू गेट अ रिपीट लिपिड प्रोफाइल डन इन 1 month और 2 months, ताकि टैबलेट का इफेक्ट भी मालूम चल जाए, आपके डाइटरी कंट्रोल का इफेक्ट भी मालूम चल जाए. सो अ टेस्ट needs to be repeated if something has been done to correct it. कटेंगे. अगर शुगर बढ़ा हुआ निकल गया which was silent, हमें पता ही नहीं था हम डायबिटिक है, so now we are on a strict sugar control and if need be we are on some tablet. तो उसका इफेक्ट देखने के लिए हमें रिपीट चेकअप कराना पड़ेगा. That may or may not be part of checkup package. You may not repeat the complete package again, but yes, definitely the tests which have gone wrong, they should be repeated after a fixed set interval as advised by your doctor, so that we know कि वो कब improve हो गए, कितना हमें और उस पे एफर्ट करना है, मेडिसिन बढ़ानी है या बंद करनी है या कम करनी है.
कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया ट्रीटमेंट का, तो वो कराना जरूरी है, स्पेशली अगर गाइड किया गया है अकॉर्डिंगली। मैम, इस प्रिवेंटिव चेकअप का कोई डिसएडवांटेज या कोई ड्रॉबैक है? ये क्वेश्चन हर कोई पूछता नहीं है जो तुम पूछ रही हो। तो जो प्रिवेंटिव चेकअप्स हैं बनाए तो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही हैं, और मेरा ये मानना है कि जिन पेशेंट्स को बीमारी नहीं निकली दे विल बी वेरी हैप्पी विद प्रिवेंटिव चेकअप्स कि देखो हमने करा लिया, हमारा कुछ नहीं है, अब हम 1.5 साल के लिए निश्चिंत हो गए, अब हम 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद दोबारा कराएंगे। सो दे आर हैप्पी विद प्रिवेंटिव चेकअप्स, राइट। सिमिलरली जिनको कोई सिग्निफिकेंट डिजीज निकल आई, they felt that they were good, like we are office workers, you have a sitting desk job, so unless you are exerting you don't know whether you have some symptoms or not. आपका चेकअप हो और आपकी कोई क्रिटिकल बीमारी निकल आई, सपोज यू हैड अ सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज, जो हमें इनमें टीएमटी में आपकी स्ट्रांगली पॉजिटिव टीएमटी आ गई एंड यू वर एडवाइज्ड टू अंडरगो एन एंजियोग्राफी, they saw a significant tight blockage and then you underwent an angioplasty. So for you this was a good thing that you got yourself checked up, और symptoms आपको इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आप exert नहीं कर रहे थे, but you had a significant disease which needed treatment. तो आपके लिए भी पैकेज अच्छा है because you had a significant problem, it got treated in time, so you did not add complications into your basket, right? But there is a large number of population जो ना तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और ना उनको कोई इतनी ज्यादा बीमारी होती है जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। दैट इज व्हेन you have a mildly positive TMT, when you have slight changes in your echo, when you have slightly disturbed cholesterol, you're suggested an angiography, you get either an angiography done or a CT angiography done, and then again you have an indeterminate kind of lesion, be it approximately 50%, be it around 70%. So this population, these people, they in addition to being undecisive about what needs to be done, एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको ये कराना चाहिए, शायद दूसरे डॉक्टर बोले कि नहीं, यू कैन वेट, you can put yourself on treatment but keep this under watch. This can add stress to a lot of people. So unless you are comfortable, you have that mindset, you accept that okay, it is a mild disease and we can go by whatever our doctor says and we will still not let stress take over us. This test is good for you, this checkup is good for you, but if getting to know that you have a mild disease in any form adds so much of stress to you कि आप अपनी quality of life को ही compromise कर लें, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप इतने anxious हो जाएं कि आपको sleeping pills लेनी पड़े, वो situation ठीक नहीं है. So for that percentage of people who fall into this intermediate category, इसको हम एक नुकसान मान सकते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि शायद वो बीमारी उन्हें नहीं पता होती तो they were hale and hearty enjoying their lives, but now that they know कि हमें इतनी सी प्रॉब्लम है तो वो सडनली ये फील करने लग जाते हैं कि हम बीमार हैं, and they stop living their lives. So they have to develop a temperament that they don't feel stressed out of it, rather they improve upon the things which have gone wrong and continue to live their lives. यही एक नुकसान है, बाकी सब फायदे ही फायदे. मैम, एक कॉमन लेमैन की लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए सो दैट ये जो कार्डियक डिजीजेस हैं हम उसको प्रिवेंट कर सकें? देखो, हमने अभी बात की थी प्रिवेंटिव चेकअप्स, मतलब हेल्थ चेकअप्स की कि क्यों होने चाहिए, किस लिए होने चाहिए. अब सपोज हमें कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं भी आई है, तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, यू शुड ऑलवेज कीप देम इन माइंड, जिसको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं. जैसे फॉर एवरीवन फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बी इट एनी एज. बच्चों को हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो वैसे ही खेलते रहते हैं, बट विद सो मच ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड so much of online classes pressure, the children hardly go out to play, especially in this COVID time. So we should make it sure that everybody, including the kids, are doing any kind of physical exercise at least 35 to 40 minutes a day. जो moderate intensity की हो, सिर्फ टहलना नहीं, सिर्फ breathing exercises नहीं. It should make your heart run, you know. मतलब आप तेज चल रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, या आप टेनिस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आपको करनी, और नहीं है तो घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो. आई मीन समथिंग व्हिच इज इंक्रीजिंग द एफर्ट्स ऑन योर हार्ट एंड टेलिंग इट टू पंप मोर. तो ऐसी एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफस्टाइल. देन योर डेली लाइफस्टाइल शुड हैव सम डाइटरी चेंजेस, लाइक आपका सॉल्ट इंटेक धीरे धीरे कम होना चाहिए.
आपका शुगर इनटेक ऑलमोस्ट निल होना चाहिए, जिसको आप कोशिश करके धीरे धीरे घटाएंगे। तली हुई चीजों का सेवन बंद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ये सिर्फ उन्हीं के लिए मना है, ये चीजें गलत ही हैं। ऐसा नहीं है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो जितना भी चाहे खा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक these are the bad things and should be avoided as much as possible. So that is a dietary modification, dietary lifestyle changes. We should check on our obesity. हम अपने वेट को थोड़ा सा ध्यान रखें। If we are gaining on our weight, so we have to take care कि हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उससे ज्यादा हम बर्न कर पा रहे हैं, so that ultimately we are losing on our weight. Then adequate sleep important है। कई लोग बहुत ज्यादा स्लीप को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं सब कुछ करने के लिए। इनफैक्ट फॉर देम एक्सरसाइज बिकम्स अ स्ट्रेस, तो वो नहीं होना चाहिए। स्लीप हमें एडिक्वेट लेनी ही लेनी है, और कोशिश करना है कि कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी कारण हो, कुछ भी हो, हमें स्ट्रेस ऐड नहीं करना है। सो दीज आर फ्यू चेंजेस विच शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर लाइफस्टाइल अपार्ट फ्रॉम द मेन रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज विच आर स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल। तो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। दे शुड बी स्टॉप्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। I hope you all will be doing what ma'am has just told, like all these preventive measures. Before even going for a preventive checkup, you must take care of all of these things जो अभी ma'am ने बताई. And I'm done with my set of questions for you. And now I would like you to tell our viewers, to tell our audience a take-home message. Okay. So मेरी तरफ से आप सबको यही मैसेज है कि हार्ट डिजीज से डरना नहीं है, हार्ट डिजीज को फाइट देना है आपको। और फाइट देने का तरीका यही है कि हम डर के भागे नहीं कि कहीं मुझे नहीं हो जाए, बल्कि ये सोचें कि किसी को भी हो सकती है। तो जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो शुरुआत से ही अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। जो आपके हाथ में है बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप उसको करिए। रेस्ट एवरीथिंग यू कैन डिफाइन। सेम सेट ऑफ मेडिसिन, सेम लेवल ऑफ इलनेस बिहेव्स डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन. So no two people's body and the physiology can be alike. लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिशें करें। I have seen miracles happening in medicine and heart diseases. I have seen people getting up even after a CPR of 30 minutes and 40 minutes and are roaming about hale and hearty today itself. So डरना नहीं है, सिर्फ फाइट करना है और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Thank you, ma'am, for sparing your precious You're time welcome. and sharing all these vital information with our viewers and with all of us. So and I would also like to thank all the viewers to patiently listening to both of us. And if you have any questions, any queries, or you want to book an appointment, so you can drop it down in the comments. And ma'am will be pleased to take your questions or your appointments. And also it was my absolute pleasure to be sitting here and hosting this talk. And so this was it for today's talk. Thank you so much.